हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए 100,000 इयर्स ऑफ कीवा रिफाइनिंग सीरीज के एपिसोड 219 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, इंसेक्टर जू ने उन सभी लोगों को इल्यूजन से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चू फेंग और लिंग को दिखाया जाता है, जो की मरमेड क्लैन के एक दूसरे जगह पर आ गए थे, जहाँ पर की पिछले एपिसोड में काफी सारे लोग उन मोटियों को छूने की वजह से वहाँ मारे गए थे। जो नजारा देखकर अब चू फेंग हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। इस पर लिंग से कहता है कि सिस्टर, मुझे लगता है कि यहाँ के रूल के हिसाब से कोई भी मरमेड क्लैन के ट्रेजर को यहाँ से नहीं ले जा सकता है। अगर कोई भी इनको ले जाने की कोशिश करेगा तो फिर वो बिना बात कहीं यहाँ पर मारा जाएगा। इसलिए शायद से यहाँ का रूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जबकि साथ ही साथ वहाँ उनके पीछे हम एक बंदे को भी देख पाते हैं, जो लिंग के इस बात को सुनकर गुस्से से कहता है कि आखिर ये कौन सा बेकार का रूल है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर यूं ही बेकार में आ गया, लेकिन इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा लाभ होने वाला था। और इतना कहकर वो बंदा वहाँ पर काफी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लग जाता है, क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आया था। साथ ही साथ उसे ये भी उम्मीद था कि यहाँ पर आने के बाद उसे कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा और अपनी जिंदगी को आराम से गुजार पाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे ये पता चला था कि यहाँ के रूल के हिसाब से वो तो यहाँ पर किसी भी ट्रेजर को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। और इसी वजह से वो बंदा वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग रहा था। अब उसकी ये सभी बातों को सुनकर चू फेंग और लिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो लोग हैरान होते उसकी बातों को ही सुनने लगे थे। तभी दूसरी तरफ वो बंदा अचानक से मरमेड क्लैन के एक स्टैचू को देखकर कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पर जितनी भी एविल चीजें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और इतना कहने के बाद वो गुस्से से उसे तोड़ने के लिए चला गया था। हालांकि अब ये देखकर लिंग उसे रोकने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी चू फेंग उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, तुम्हें इसे रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर यह आदमी काफी ज्यादा परेशान है और वो अपने गुस्से को निकालने के लिए उस मूर्ति को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा। और इसके अलावा वो तो काफी ज्यादा बेकार है, जो की अपने फेलियर को किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। साथ ही ये बंदा जब अपना गुस्सा शांत कर लेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन इस बात को सुनकर लिंग उसे कहता है कि सिस्टर, आखिर आप ये क्या कह रही हो? क्या आप नहीं जानते हैं कि ये युनजू का ही घर है और हम इसे डिस्ट्रॉय करने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और इतना कहने के बाद लिंग और चू फेंग दोनों ही जाकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन वही दूसरी तरफ वो बंदा उस मूर्ति के ऊपर अब लगातार मुक्कों की बरसात कर रहा था, जिसकी वजह से वो मूर्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखकर लिंग और चू फेंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा उस मूर्ति के सिर को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर गुस्सा निकालते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी सारी मुसीबतें आई हैं, इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और इतना कहकर वो बंदा उस टूटे हुए मूर्ति पर लगातार लात पे लात मारते जा रहा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे बहुत सारी अजीब तरह की पावरफुल एनर्जी जनरेट होने लगी थी, जिसका पता उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं चला था। और वो अपने गुस्से की वजह से लगातार अभी भी उस मूर्ति को लात पे लात मारते जा रहा था। लेकिन तभी इसी बीच उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे किसी तरह का एनर्जी जनरेट हो रहा है। दूसरी तरफ से लिंग और चू फेंग भी इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब देखते ही देखते वो एनर्जी जनरेट होकर एक मरमेड स्पिरिट में बदल जाता है, जो कि अपने जोरदार आवाज से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज कर देता है। उस मरमेड स्पिरिट का एनर्जी वेव इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास के छोटे मोटे पत्थर भी इससे डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे मरमेड के स्पिरिट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। अब इतने सारे मरमेड स्पिरिट्स को देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा पछतावा करने लगता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था। लेकिन अब शायद से यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसके बाद वो सारे के सारे स्पिरिट्स मिलकर अब उस आदमी के ऊपर अटैक करते हुए उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। जिसके बाद एक एक करके वो सभी स्पिरिट्स उस बंदे के अलग अलग शरीर के हिस्सों को लेकर उखाड़ने लग जाती है। और देखते ही देखते वो आदमी एक ही झटके में पूरी तरह से वहाँ पर खत्म हो जाता है, जो देखकर अब यहाँ पर लिंग जो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ मरमेड क्लैन की स्पिरिट्स काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वैसे भी मरमेड स्पिरिट्स मिलकर चारों तरफ एक टोर्नेडो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे के बचे हुए हिस्से भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसा करने की वजह से वहाँ पर मरमेड क्लैन की वो स्पिरिट अब काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उस बंदे को खत्म करने के बाद वैसे भी मरमेड क्लैन की स्पिरिट अब लिंग और चू फेंग की तरफ ही देखते जा रहे थे, जो देखकर अब लिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और चू फेंग के पीछे चला जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर, मैं ऑटो के ऊपर हाथ नहीं उठाता, तो बेहतर होगा कि आप इनसे फाइट करो। लेकिन वही दूसरी तरफ वो स्पिरिट अब उन्हीं की तरफ बड़े ही गौर से देखे जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो सभी के सभी स्पिरिट तेजी से सीधा उनकी तरफ ही जाने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर तो लिंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो डर के मारे सीधा चू फेंग के पीछे चिपने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सभी स्पिरिट उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी अपनी जगह में चले जाते हैं, जिसके बाद वो टूटा हुआ मूर्ति भी अब अचानक से वहाँ पर दोबारा से ठीक हो जाता है। अब देखते ही देखते वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ अब वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाती है, मानो कि वे सभी एक साथ ही रहते हो। वहाँ पर सब कुछ शांत होने के बाद दूसरी तरफ हम लोग लिंग को देखते हैं, जो कि सब कुछ शांत होने के बाद कहता है कि चलो अच्छा है कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर चू फेंग उससे कहती है कि तुम तो बचपन की तरह ही काफी ज्यादा
डरपोक हो, जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा डर जाते हो। तुम्हारे अंदर तो सच में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर लिंग उससे कहता है कि सिस्टर, आप शायद से मुझे गलत समझ रही हो। मुझे डर था कि अगर मैं इन लोगों से फाइट करता तो ये सभी के सभी मेरे हाथों से मारी जाती, जो कि ऐसा मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये यूंजू का घर है जिसको कि मैं ऐसा करके बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुपे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उन स्टैचूज के पास जाने लगी थी। तभी लिंजू ने देखकर कहता है कि सिस्टर, आपको क्या लगता है, क्या ये स्टैचू सच में अभी भी जिंदा है या फिर नहीं? लेकिन अगर ये मरमेड क्लैन की स्थिति पूरी तरह से जिंदा है तो फिर इसका मतलब मरमेड क्लैन को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। इनके पास अभी भी एक उम्मीद बची हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुपेंग उन मोतियों को उठाकर एक मरमेड क्लैन के स्टैचू पर लगा देती है और फिर वहाँ से वो दोनों ही इंसेक्टर जू को ढूंढने के लिए निकल गए थे। उन लोगों को जाता हुआ यहाँ पर से मरमेड क्लैन की स्टैचूज देख रही थी, जो देखकर उनमें से एक स्टैचू कहने लगती है कि इस लड़की की खुशबू सच में काफी जरा अच्छी है, ये मुझे काफी जरा पसंद आया। जिसके बाद सीन हमारा यहाँ से चेंज होता है और हमें इंसेक्टर जू और उनके डिसाइबल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कभी भी कुछ लोग बचे हुए थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर यहाँ का सारा ट्रेजर कहाँ चला गया, और इतना कहकर वो लोग काफी जरा टेंशन में आने लगे थे। जिसके बाद वहाँ पर से एक बंदे की नजर इंसेक्टर जू के ऊपर पड़ जाती है और वो उन्हीं के ऊपर इंजाम लगाते हुए कहता है कि वो इसका मतलब यहाँ के सारे ट्रेजर तुमने चुरा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो बंदा इंसेक्टर जू के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा इंसेक्टर जू के ऊपर अटैक कर पाता कि तभी इंसेक्टर जू ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, जिससे टकराकर वो बंदा काफी दूर पीछे जा गिरा था। दूसरी तरफ अब इंसेक्टर जू यूंजू से कहने लगते हैं कि ये घर तुम्हारा है, जिसकी वजह से तुम्हें ही इसको संभालना होगा, और इसीलिए मैं आज तुम्हें हमारे तियानलन सेक्ट की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को सिखाऊंगा, और जब तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाओगे तब तुम्हें अकेले ही इन लुटेरों को संभालना होगा। और इतना कहने के बाद इंसेक्टर जू अपने हाथों को सीधा यूंजाओ के माथे के ऊपर लगा देते हैं, और फिर उस पावरफुल टेक्निक के साथ साथ अपने गॉडली स्पिरिचुअल पावर्स को भी सीधा ही यूंजू के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकल रहा था। साथ ही साथ हम यूंजू को देखते हैं जिसकी बॉडी एनर्जी से पूरी तरह से भर चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ आसपास की जगह पे बर्फ जम रहा था, जो देखकर अब वैसे भी लुटेरे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं यूंजू के इन खतरनाक पावर्स को देखकर, और इसीलिए वो लोग डर के मारे अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूंजू वहाँ पर इंसेक्टर जू के दिए हुए पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट करने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस काम में इंसेक्टर जू भी उसकी मदद कर रहे थे अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर्स को डाल कर। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर वे सभी के सभी लुटेरे फंस गए थे। तभी उनमें से एक लुटेरा अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा ये भी आप सभी को कम पर रहा है तो फिर हमारे पास जो कुछ भी ट्रेजर्स है वो हम आप सभी को दे देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर इंसेक्टर जू और यूंजू उनके बातों को इग्नोर कर रहे थे। सहज से ये सब कहने के लिए उनके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ था, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंसेक्टर जू और यूंजू दोनों ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उनसे कहता है कि अब तुम्हारे लिए माफी मांगना बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, और इतना कहने के बाद वो दोनों एक साथ अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वो टर्नेडो एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट होने लगता है, और फिर वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे करके एक छोटा आकार लेने लग जाता है, और फिर अचानक से ही एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो फंस जाता है, जिसकी वजह से वे सभी के सभी लुटेरे वहाँ पर मारे गए थे। और यहाँ पर ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से पूरा का पूरा मरमेड क्लैन वहाँ पर हिल जाता है, यहाँ तक कि एनर्जी पूरे बाहर के इलाके तक भी फैल चुका था। जिसके बाद हम यूंजू को देखते हैं जो कि अपने बड़े हुए पास को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगा था कि उसने अकेले ही इन सभी लुटेरों को मार दिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश होते हुए इंसेक्टर जू की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि ये सब सिर्फ इंसेक्टर जू की वजह से ही हो पाया है। लेकिन तभी वहाँ पर निंगी उससे कहती है कि यूंजू तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, और पास्ट में मरमेड क्लैन के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब का बदला हम लेकर रहेंगे, साथ ही तुम्हारे मरमेड क्लैन का सारा ट्रेजर भी हमारे इंसेक्टर जू दोबारा से वापस कर देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद यूंजू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होकर इंसेक्टर जू की तरफ ही देखने लगता है, जो देखकर इंसेक्टर जू से कहता है कि लाखों साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था वो अब दोबारा से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, साथ ही मरमेड क्लैन को रिवाइव करने का जिम्मा भी मैं ही लेता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर यूंजू और भी जरा खुश हो जाता है, और वो सीधा ही इंसेक्टर जू की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन सभी को वहाँ पर एक मरमेड की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने किसी खास तरीके के गाने को गा रही थी। वो गाना सच में बहुत ही ज्यादा मधुर सुनाई पड़ रहा था, और इसीलिए वे लोग भी उस गाने को ही सुनते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अचानक ही वो स्टैचू जिंदा हो गई थी, और फिर काफी तेज से मिलकर उस गाने की तरफ ही फॉलो करते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो गाना उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वही दूसरी तरफ से उस गाने को सुनकर बर्निक्रो इंसेक्टर जू से कहता है कि बॉस आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मरमेड क्लैन की कल्टीवेटर अभी भी जिंदा है और असल में वही इस गाने को गा रही है? अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। बर्निक्रो की इस बात को सुनकर निंग्यू भी कहती है कि हाँ मास्टर, इसका गाना तो सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि जो भी इस गाने को गा रही है वो
सच में काफी ज्यादा अच्छी कलाकार रही होगी। लेकिन तभी अचानक हम यूनजू को देखते हैं, जो कि इस गाने को सुनने की वजह से अचानक से उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग रहा था। उसके आसपास बहुत ही ज्यादा रेड एनर्जी घूमने लग जाती है। उस गाने की वजह से यूनजू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालांकि यूनजू अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सिर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि देखते ही वहाँ पर एक एनर्जी वेव के साथ यूनजू अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि मरमेड के रूप में आ जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर उसकी आंखें और उसकी दांत भी वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें सिर्फ अब खून की प्यासी हो चुकी हैं, और इसी के साथ ही वो गुस्से से सीधे इंसेक्टर जुयांग को ही देखने लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनजू अपने बॉडी को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और वो अपने बॉडी को किसी तरह से कंट्रोल भी कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके बॉडी से काफी ज्यादा रेड एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। तभी वहाँ पर वो इंसेक्टर जू से कहता है कि इंसेक्टर, ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ पर बुला रहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके ऊपर ही हमला कर दूं। भला ये सब देखकर इंसेक्टर जू को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। हम देखते हैं कि इंसेक्टर जू अपने गोल्डन स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए यूनजू के पावर्स को दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, और साथ ही साथ इसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश भी हो चुका था, जो देखकर बर्निंग को वार्निंग ड्यू तुरंत उसके पास जाकर उसको संभालने लग जाते हैं। ये देखकर आप इंसेक्टर जू कहते हैं कि शायद से इस गाने की वजह से यूनजू ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, इससे लगता है कि ये गाना उसको अपने पास बुला रहा है। इस पर अब निंग्यू कहती है कि मास्टर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई और भी मरमेड क्लैन की कल्टीवेटर है जो कि अभी भी जिंदा है, और वही असल में यहाँ पर यूनजू को बुला रही थी। इस पर अब इंसेक्टर जू कहने लगते हैं कि इस बात का पता तो हमें वहाँ पर चलने के बाद ही चलेगा, और इसके लिए हमें उस आवाज के पीछे जाना होगा। इसके बाद दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये लुटेरे काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे भी मूर्तियां पड़ी हुई थी, जो कि काफी तेज से उनका पीछा कर रही थी। अब यहाँ ये सब देखकर वे सभी लुटेरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक लुटेरा एक दूसरे लुटेरे को धक्का दे देता है। असल में वो उसका यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वो बंदा उन मरमेड क्लैन के स्टैचू के नीचे आकर मारा जाता है। वही दूसरी तरफ हम चुपेंग और लिंगजू को देखते हैं, और वो दोनों भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। साथ ही वहाँ पर लिंगजू चुपेंग से सवाल कर रहा था कि सिस्टर, आखिर इन मूर्तियों के अंदर ये सब कुछ हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मूर्तियां पागल हो गई हैं। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की नजर वहाँ पर पड़ी हुए घर के ऊपर पड़ जाती है, और वो दोनों तुरंत ही उसके नीचे चले गए थे। और दोस्तों, इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।